पीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में लूसेंट ऑप्शनल से 140 तक क्वेश्चन देखे आपने। 10वें टॉपिक का जो पहला इख्तियार है 1206 से 1526 ईस्वी तक, और किरण बुक से भी आपने सारे वंशों के बारे में डिटेल में पढ़ा है पिछले वीडियोज में। इसमें आप 141 से और 141 से 150 तक क्वेश्चन देखेंगे। 10 ही क्वेश्चन इसमें होंगे, नहीं तो 60 तक होंगे। 141 से 150 तक ही होंगे और दिल्ली सल्तनत का प्रशासन होगा। तो 141वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। किसकी? जिल ए इलाही। जिल ए इलाही की उपाधि धारण की बलबन ने अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद। तो ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। 9 क्वेश्चन और आएंगे, लेकिन तब तक जो है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन किरण बुक से। पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य। तो राजस्व विभाग दीवान ए वजारत का प्रधान वजीर कहलाता था। सेना विभाग यानी दीवान ए अर्ज का प्रधान आरिज ए मुमालिक कहलाता था। शाही पत्र व्यवहार विभाग यानी दीवान ए इंसा, शाही पत्र व्यवहार विभाग यानी दीवान ए इंसा का प्रधान दाबीर ए खास यानी अमीर मुंशी कहलाता था। दाबीर ए खास। विदेश विभाग का प्रधान दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत। धर्म विभाग का प्रधान सद्र उस सुदूर कहलाता था, सद्र उस सुदूर कहलाता था। न्याय विभाग का प्रधान काजी उल कजात कहलाता था, काजी उल कजात कहलाता था। गुप्तचर विभाग का प्रधान बरीद ए मुमालिक कहलाता था, बरीद ए मुमालिक। अश्वशाला का प्रधान अमीर ए आखुर कहलाता था। अश्वशाला सेना का अश्वशाला का प्रधान आमिर ए आखुर कहलाता था। महालेखाकार मुंसिफ ए मुमालिक कहलाता था, मुंसिफ ए मुमालिक। शाही उत्सवों का प्रधान आमिर ए मजलिस कहलाता था, शाही उत्सवों का प्रधान अमीर ए मजलिस कहलाता था। कोषाध्यक्ष खजीन कहलाता था, कोषाध्यक्ष खजीन कहलाता था। शहर की शांति व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कोतवाल कहलाता था, शहर की शांति व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कोतवाल कहलाता था। सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था इस्लामिक धर्म पर आधारित थी। तो ये तो हुए प्रमुख अधिकारी हैं। और एक बार फिर देख ले, राजस्व विभाग का प्रमुख यानी दीवान ए वजारत का वजीर। सेना विभाग दीवान ए अर्ज का प्रधान आरिज ए मुमालिक। शाही पत्र व्यवहार विभाग दीवान ए इंसा का प्रधान दबीर ए खास अमीर मुंशी। विदेश विभाग का प्रधान दीवान ए रसालत। धर्म विभाग का प्रधान सद्र उस सुदूर। न्याय विभाग का प्रधान काजी उल कजात। गुप्तचर विभाग का प्रधान बरीद ए मुमालिक। अश्वशाला का प्रधान अमीर ए आखुर। महालेखाकार मुंसिफ ए मुमालिक और महालेखाकार आमिर ए मुमालिक भी कहलाता है। शाही उत्सवों का प्रधान अमीर ए मजलिस। कोषाध्यक्ष खजीन। कोतवाल शहर की शांति व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। अच्छा, सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था इस्लामिक धर्म पर आधारित थी। सर्वोच्च सेनापति एवं सर्वोच्च न्यायाधीश सुल्तान ही होता था। अब दिल्ली सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग एवं उनके कार्य। वित्त विभाग जो था, उस दीवान ए वजारत जो था वो वित्त विभाग था। दीवान ए अर्ज जो था ये सैन्य विभाग था। दीवान ए मुस्त खराज जो था
ये राजस्व विभाग था। दीवान ए इंसा ये पत्राचार विभाग था। इसका प्रमुख जो होता था वो दबीर ए खास होता था। दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत जो था ये विदेश विभाग था। इसका मुखिया दीवान ए रसालत कहलाता था। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात जो है ये विभाग दान विभाग था। दीवान ए अमीर को ही ये कृषि विभाग था। दीवान ए बंदगान ये दासों का विभाग था। दीवान ए इस्तहाक, तो इस्तहाक जो है पेंशन विभाग था। दीवान ए वकूफ, दीवान ए वकूफ व्यय विभाग था, लेखा जोखा, महालेखाकार यानी अमीर ए मुमालिक इसका अधिकारी होता था। दीवान ए रियासत बाजार पर नियंत्रण रखने वाला विभाग दीवान ए रियासत था। अब पॉइंट बाय पॉइंट देखिए। अमीरों का महत्व अपने चरमोत्कर्ष पर लोदी वंश के शासनकाल में था। मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। राजधानी दिल्ली का प्रशासन कोतवाल करता था, जो न्यायिक एवं पुलिस विभाग का कार्य करता था। कोतवाल मुहतसिब प्रजा के सामान्य आचरण पर नियंत्रण रखता था तथा नैतिक नियमों को क्रियान्वित करवाता था। नैतिक नियमों को क्रियान्वित करवाता था। दिल्ली सल्तनत इक्ताओं में विभक्त थी। इक्ता का प्रधान वली, मुक्ति अथवा इक्तादार कहलाता था। इक्ता का प्रधान वली, मुक्ति अथवा इक्तादार कहलाता था। इक्ताएं अथवा प्रांत जिलों में विभक्त थे जो सिख कहलाते थे। सिख का शासक सिकदार था। और सिख परगनों में विभक्त थे। परगने में आमिल एवं मुंसिफ महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। आमिल और मुंसिफ। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और ग्राम के मुख्य अधिकारी पटवारी, चौधरी, खुत, मुकदम थे, जो शासन को लगान वसूल करने में सहायता करते थे। अब ऐसे हो गया इक्ता, फिर सिख, फिर परगना, फिर ग्राम। इक्ता, सिख, परगना, ग्राम। खालसा, खालसा केंद्र शासित क्षेत्र के प्रभारी यानी खालसा के प्रभारी सहना कहलाते थे। खालसा क्या? केंद्र शासित क्षेत्र, इसके प्रभारी सहना कहलाते थे। सल्तनत कालीन सैन्य संगठन मुख्यतः तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित था। तुर्की एवं मंगोल पद्धति। अलाउद्दीन खिलजी को स्थायी सेना के गठन का श्रेय दिया जाता था। अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रचलित की। इल्तुतमिश ने सैनिकों को वेतन के बदले इक्ता प्रदान किया था। इस्लामिक कानून के विधिवेता मुजतहिद कहलाते थे। सल्तनत काल में मुकदमों का निर्णय काजी एवं मुफ्ती की सहायता से किया करते थे। सल्तनत काल में मुकदमों का निर्णय काजी एवं मुफ्ती की सहायता से। इक्ता प्रणाली का सूत्रपात इल्तुतमिश ने किया था। फिरोज शाह तुगलक के समय में सर्वाधिक इक्ताएं प्रदान की गई थीं। सल्तनत काल में भूराजस्व निर्धारण बटाई, मसाहत तथा मुक्ताई द्वारा किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व बकाया की वसूली हेतु विजारत के अंतर्गत मुस्त खराज विभाग की स्थापना की। मुस्त खराज विभाग की स्थापना की राजस्व की बकाया की वसूली हेतु। सिकंदर लोधी ने भूमि की पैमाइश हेतु गज-ए-सिकंदरी स्थापित किया। गज-ए-सिकंदरी। अब कुछ कालम है, जैसे पहला कालम है बरनी के अनुसार सल्तनत सेना का वर्गीकरण। तो 10 घुड़सवारों का जो प्रधान होता था उसे सरखेल कहते थे, और जो 10 सरखेलों का प्रधान होता था उसे सिपह सलार कहते थे। 10 घुड़सवारों का प्रधान सरखेल, 10 सरखेलों का प्रधान सिपह सलार, और 10 सिपह सलारों का प्रधान अमीर कहलाता था। 10 सिपह सलारों का प्रधान अमीर, और 10 अमीरों का प्रधान मलिक, और 10 मलिकों का प्रधान खान, और सभी खानों का प्रधान सुल्तान यानी सर्वोच्च सेनापति। ये था सल्तनत सेना का वर्गीकरण। अच्छा, सल्तनत काल में मुस्लिम कानूनों के 4 स्रोत: कुरान, हदीस, इजमा, कयास। कुरान मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत था। हदीस
पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख है। इज्मा मुजतहीद द्वारा व्याख्या किया गया कानून इज्मा कहलाता है। कयास तर्क अथवा विश्लेषण के आधार पर कानून की व्याख्या, कयास। अगला कॉलम है, सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर लगाए जाते थे। उर्स, खराज, खम्स, जकात, जजिया। उर्स क्या था? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर उर्स। गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर खराज। लूट खानों एवं भूमि में गड़े हुए खजानों को प्राप्त धन खम्स। और मुसलमानों पर धार्मिक कर जकात। और गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर जो था जजिया कहलाता था। तो ये तो थे कुछ कॉलम। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सल्तनत काल में कर नगद, नकद एवं अनाज दोनों रूपों में लिया जाता था। नकद और अनाज दोनों रूपों में लिया जाता था। सल्तनत काल में राज्य की आय में कृषि का सर्वाधिक योगदान था। राहट का प्रयोग दिल्ली सल्तनत के युग में हुआ। राहट नहीं जिसे पानी यानी, तो राहट का प्रयोग दिल्ली सल्तनत के युग में हुआ। भारत में चरखे का प्रादुर्भाव 12वीं शताब्दी में हुआ। चरखा 12वीं शताब्दी में। हिंदुस्तान में लोधी शासक स्वयं ही व्यापारी थे। 4 पहिए वाले रथ तथा इक्के का उल्लेख सल्तनत काल में मिलता है। इब्न बतूता एवं मार्को पोलो तुर्किस्तान एवं ईरान से घोड़े के निर्यात का उल्लेख करता है। इब्न बतूता एवं मार्को पोलो तुर्किस्तान एवं ईरान से घोड़े का निर्यात का उल्लेख करता है। सल्तनत काल में निर्यात की वस्तुओं में लोहा, सूती वस्त्र, नील, जड़ी बूटियां, मसाले, शक्कर प्रमुख थे। लोहा, सूती वस्त्र, नील, जड़ी बूटियां, मसाले, शक्कर प्रमुख। सुल्तान इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के प्रचलित किए। चांदी का टका और तांबे का जीतल उसी ने प्रारंभ किया था, इल्तुतमिश ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का नया सिक्का दीनार तथा चांदी का सिक्का अदली प्रचलित किया। सोने का नया सिक्का दीनार और चांदी का सिक्का अदली प्रचलित किया। फिरोज तुगलक ने अद्धा एवं विक नामक क्रमशः आधे एवं चौथाई जीतल के तांबा एवं चांदी मिश्रित 2 सिक्के प्रचलित किए। फिरोज तुगलक ने अद्धा एवं विक आधे और चौथाई जीतल के तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के प्रचलित किए थे। तांबा के सिक्के को सल्तनत काल में दिरहम कहा जाता था। तांबे का सिक्का दिरहम। अगला है सल्तनत कालीन शिक्षा, साहित्य और कला। अगली हेडिंग है सल्तनत कालीन शिक्षा, साहित्य, कला। सल्तनत काल में शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से किया जाता था। अध्ययन अध्यापन का माध्यम अरबी भाषा थी। गांव एवं नगरों में मस्जिद से संबद्ध मकतब होते थे जिसमें प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। मस्जिद से संबंध मकतब। सल्तनत काल में फारसी और संस्कृत भाषा के अतिरिक्त हिंदी, उर्दू तथा सभी प्रांतीय भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए। सल्तनत युग की प्रारंभिक चित्रांकित हिंदू मुस्लिम पांडुलिपि अमीर खुसरो देहलवी की खमसा नामक पांडुलिपि है। प्रारंभिक चित्रांकित हिंदू मुस्लिम पांडुलिपि अमीर खुसरो देहलवी की खमसा नामक पांडुलिपि है। मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक अमीर खुसरो थे। मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक अमीर खुसरो थे तथा सर्वप्रथम उन्होंने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। अमीर खुसरो को सितार तथा तबले के निर्माण का भी श्रेय प्रदान किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ गोपाल को अपने दरबार में आमंत्रित किया था तथा अमीर खुसरो को संरक्षण प्रदान किया। फिरोज तुगलक के समय में संगीत रचना राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया। राग दर्पण। सल्तनत काल के आरंभिक दौर में अलंकरण की संयुक्त विधि अरबस्क कहलाती थी। अलंकरण की संयुक्त विधि अरबस्क कहलाती थी। भारत में पहली तुर्क मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम थी जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में बनवाया था।
इसका निर्माण राय पिथौरा किले के स्थल पर हुआ था। कुव्वत उल इस्लाम, पहली तुर्क मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में बनवाया था। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को स्वीकार किया जाता है। सुल्तानगढ़ी मकबरा सल्तनत काल का प्रथम मकबरा था। सुल्तानगढ़ी मकबरा। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने पांचवी दिल्ली बसाई। उसमें एक महल की स्थापना की जो कोटला फिरोज शाह के नाम से विख्यात है। पांचवी दिल्ली बसाई, एक महल की स्थापना, कोटला फिरोज शाह। इसके सामने अशोक का स्तंभ है। सुल्तान ने इस विशाल स्तंभ को अंबाला जिले के टोपरा गांव से लाकर यहाँ गड़वाया था। एक दूसरे स्तंभ को मेरठ समीप से लाकर कुस्क ए शिकार महल के सामने गड़वाया। शिक्षा के विकास के लिए उसने एक विद्यालय की स्थापना की। कुस्क ए शिकार महल के सामने गड़वाया और शिक्षा के विकास के लिए उसने एक विद्यालय की स्थापना की। अगला है सल्तनत काल के ऐतिहासिक ग्रंथ एवं उनके लेखक। तो ग्रंथ देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ग्रंथ है 1260 में लिखा गया तबकात ए नसीरी मिनहाज उस सिराज ने लिखा। मिनहाज उस सिराज। अगला है तारीख ए मोहम्मदी 1438 से 39 में लिखा गया। मोहम्मद बिहमद खान ने लिखा। तारीख ए मोहम्मदी मोहम्मद बिहमद खान ने लिखा। फतवा ए जहांदारी तथा तारीख ए फिरोज शाही। फतवा ए जहांदारी तथा तारीख ई फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बरनी ने लिखा। अगला है तज़किरात अल औलिया ये फरीद अल दीन अल अत्तार ने लिखा। फरीद अल दीन अल अत्तार ने लिखा तज़किरात अल औलिया। तारीख ए फिरोज शाही ये शम्स ए सिराज अफीक ने लिखा। शम्स ए सिराज अफीफ ने लिखा। तारीख ए फिरोज शाही। अगला है ताज उल मासीर ये हसन निजामी ने लिखा। ताज उल मासीर। अगला है तारीख ए मासूमी इसी को कहते हैं। ये 1600 में लिखी गई तारीख ए सिंध। मीर मोहम्मद मसूम ने लिखा तारीख ए सिंध। अगला है तहकीक ए हिंद ये अलबरूनी ने लिखा। तहकीक ए हिंद। तारीख ए यामनी ये उतबी ने लिखा। जैन उल अकबर जो है ये आबू सईद ने लिखा। जैन उल अकबर आबू सईद। तारीख ए मसमी ये अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी ने लिखा। तारीख ए मसूमी ये अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी ने लिखा। अगला है खजियान उल फुतूह तुगलकनामा नूह सिपहर तारीख ए अलाई तथा खजायुल फुतूह ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। कौन कौन? नूह सिपहर, तुगलकनामा, खजियान उल फुतूह, तारीख ए अलाई, खजायनुल फुतूह ये अमीर खुसरो ने लिखा। तारीख ए मुबारक शाही ये 1428 से 34 में लिखी गई। तारीख ए मुबारक शाही ये यामहा इब्न अहमद सरहिंदी ने लिखा। तारीख ए मुबारक शाही यहमा इब्न अहमद सरहिंदी। अगला है तबकात ए अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद ने लिखी। फुतूह अल सलातीन ये ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने लिखा। ख्वाजा अबू मलिक इसामी। किताब उर रहलाह ये इब्न बतूता ने लिखा। इब्न बतूता। तारीख ए एल दीन ए अफगान ये अहमद यादगार ने लिखा। मखजन ए अफगानी ये निजाम तुल्ला ने लिखा। मखजन ए अफगानी निजाम तुल्ला ने लिखा। तारीख ए
तारीख ए दाऊदी ये अब्दुल्ला ने लिखी है। आइन उल मुल्की तथा मुनसत ए महूर हवस, आइन उल मुल्की, मुनसत ए महरू हवस तथा ए कफिया इरसाद ये आइन उल मुल्क मुल्तानी ने लिखी। आइन उल मुल्की, मुनसत ए महरू हवस तथा ए कफिया इरसाद ये आइन उल मुल्क मुल्तानी ने लिखी। अगला है बल उल बयान। बल उल बयान ये काजी सिहाबुद्दीन दौलताबादी ने लिखा। बल उल बयान काजी सिहाबुद्दीन दौलताबादी ने लिखा। ब्रह्मसूत्र ये रामानुज ने लिखी है। ब्रह्मसूत्र जो किताब है सल्तनत कालीन रामानुज ने लिखी है। शास्त्र दीपिका व कर्म मीमांसा, शास्त्र दीपिका व कर्म मीमांसा ये पार्थ सारथी ने लिखी है। लुबाते उल अलवाव, जवानी उल हियाकत व लवामी उल रिवायत ये नूरुद्दीन ने लिखी। लुबाते उल अलवाव, जवानी उल हिकायत व लवामी उल रिवायत ये नूरुद्दीन ने लिखी है। प्रताप रुद्रदेव यशोभूषणम, प्रताप रुद्रदेव यशोभूषण और कृष्ण चरित ये अगस्त ने लिखी है। प्रताप रुद्रदेव यशोभूषण और कृष्ण चरित ये अगस्त ने लिखी है। रुक्मिणी कल्याण ये विद्याचर्क वर्तिन ने लिखी है। विद्याचर्क वर्तिन की पुस्तक रुक्मिणी कल्याण। अगला है नरकासुर विजय। नरकासुर विजय ये मधान ने लिखी है। किसने? मधान ने लिखी है। पार्वती परिणय वामन भट्ट बाण ने लिखी है। पार्वती परिणय वामन भट्ट बाण ने लिखी है। दुर्गा भक्ति तरंगिनी विद्यापति, किसने लिखी है? दुर्गा भक्ति तरंगिनी विद्यापति। शंकर विजय ये विद्यारण्य ने लिखी है। शंकर विजय विद्यारण्य। हमीर काव्य ये नयचंद्र ने लिखी है। हमीर काव्य नयचंद्र। नारायण विलास राजा विरूपाक्ष ने लिखी है। राजा विरूपाक्ष की पुस्तक नारायण विलास। जाम्बवती कल्याणम, कल्याणम संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और अमुक्त माल्यद ये तेलुगु में लिखी है कृष्णदेव राय ने। संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और अमुक्त माल्यद ये तेलुगु में कृष्णदेव राय ने लिखी। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी। हमीर मान मर्दन, हमीर मान मर्दन ये जयसिंह सूरी ने लिखी। हमीर मान मर्दन जयसिंह सूरी। अगला है गंगादास प्रताप विलास। गंगादास प्रताप विलास ये गंगाधर ने लिखी। मिताक्षरा ये विज्ञानेश्वर ने लिखी। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। हमीर रासो व हमीर काव्य सारंगधर। आलाखंड जगनिक। राजत रंगड़ी कल्लड़। द्वितीय राजत रंगड़ी जोनाराज। तृतीय राजत रंगड़ी श्रीवास। राज विनोद उदयराज। विजयपाल रासो नाथ सिंह। विजयपाल रासो नाथ सिंह। विसल देव रासो नरपति नाला। चंदावत मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद चंदावत। मृगावत कुतुबन ने लिखी। मृगावत। मधुमालती मंझन ने लिखी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। सुबहुल असा ये सुहाबुद्दीन कल संदी ने लिखी। सुबहुल असा सुहाबुद्दीन कल संदी ने लिखी। अब है, ये तो रचनाएं थे। अब है मध्यकालीन महिला शासिकाएं। तो गुलाम वंश की महिला शासिका राजिया सुल्तान थी जो दिल्ली में राज किया। शासनकाल इसका 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। काकती वंश की जो महिला शासिकाएं थीं वो रानी रुद्राम्बा जो द्वार समुद्र में इसने राज किया 1260 से 1291 ईस्वी तक। बहमनी राज्य में, बहमनी में जो है, बहमनी वंश में मखदूम जहां एक लड़की थी। मखदूम जहां जो बेगम थी उसने दक्षिण बहमनी में राज किया 1461 से 1469 ईस्वी में। गोंड वंश की एक रानी थी, गोंड वंश की रानी दुर्गावती जो गढ़कंटगा में राज्य इसने किया 1560 से 1564। 1560 से 1564। अहमद शाही वंश की एक महिला शासिका है चांद बीबी सुल्ताना जिसने अहमदनगर पर राज किया 1595 से 1596 तक। ओ, एक साल किया। आदिल शाही वंश की एक महिला थी बेगम बड़ी साहिबा। बेगम बड़ी साहिबा इसने बीजापुर राज्य में राज किया 1656 से 1663 तक। और भोंसले वंश की महिला है ताराबाई, इसने राज मराठा राज्य में किया 1700 से 1707 ईस्वी तक। तो ये तो
किरण बुक से भी सारा सल्तनत काल कंप्लीट हो गया। अब विजयनगर साम्राज्य रह गया इसी के अंतर्गत। अब देख लेते 151वां क्वेश्चन हो गया था लूसेंट टू ऑप्शनल से। 152वां क्वेश्चन है, कह रहा है 142वां कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव प्राप्त किया? तो अभी हमने बताया मकबरा निर्माण का जन्मदाता इल्तुतमिश। अगला है इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना है, स्थित है, कहाँ स्थित है? तो नागौर जोधपुर में स्थित है। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना है, नागौर जोधपुर में। 144वां, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या 40 दल का गठन किया? इल्तुतमिश ने। कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो इमामुद्दीन रहयान राज दरबार में बलबन का सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी था। किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन ने। किसके राजकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? किसके राजकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? तो बलबन के राजकाल में लखनौती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ। 148वां, बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग यानी दीवान ए आरिज या अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोहों का दमन करना व मंगोल आक्रमणों को रोकना। दीवान ए विजारत से अलग कर सैन्य विभाग दीवान ए आरिज या अर्ज, जिसका उद्देश्य आंतरिक विद्रोहों का दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना। 149वां क्वेश्चन है, किसने राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस पांवों को चूमना ये परिपाटी चलाई? तो बलबन ने चलाई। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए 150वां और आज का अंतिम क्वेश्चन, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफरसियाब। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित अफरसियाब प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया। अफरसियाब। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग 151 से और जितने 192 तक क्वेश्चन हैं ये 10वें टॉपिक के लूसेंट ऑप्शनल के वो होंगे।